अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमामी नाजरीन का अलीमी एकेडमी 92 चैनल में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप तमामी नाजरीन खैरियत से होंगे। साथियों, मैं आपके बीच लेकर के एक बहुत ही अहम और बहुत ही जानदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आपके बीच आया हूं। जो चैप्टर मैं आज आपके बीच बिहार बोर्ड 12वीं क्लास के उर्दू कहकशा से लेकर के आया हूं। ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है और ये जो चैप्टर आ रहा है एक ऐसा चैप्टर है जो आज तक इसके बारे में आप कभी न सुने थे और न कहीं आप पढ़े थे, लेकिन आज आप पढ़ेंगे। वो बहुत ही दिलचस्प और लाजवाब चैप्टर है। तो बड़ी हंसते खेलते हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आपको कहीं भी ऐसा बोरिंग में फील नहीं होने दूंगा। इस चैप्टर को इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा आपके बीच कि आप पढ़ेंगे और अभी के अभी आपके माइंड में वो फिट भी हो जाएगा। साथियों, एक ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिसके जरिए से कहानी को इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा कि आपके माइंड से भी वही न निकलेगा और आप इस वीडियो को भी स्किप नहीं कर पाएंगे। साथियों, तो मैं आपको बता दूं कि ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज, ये एक दास्तान है। और दास्तान समझने की कोशिश कीजिए। दास्तान कहते हैं एक ऐसी कहानी को जो आदमी चंद लम्हों या चंद मिनटों, चंद घंटों में मुकम्मल नहीं कर सकता। एक लंबी चौड़ी कहानी जिसमें इंसान की या किसी भी कहानी की इतनी लंबी चौड़ी कहानी होती है कि जिस कहानी को आप सुनते चले जाए आपको इंटरेस्ट आता चला जाएगा और आप उसके तरफ इतने अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। आपकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा इतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा कि अगर आपको उस वक्त कोई ये कहे कि आप इस काम को छोड़ करके, इस कहानी सुनना या कहानी पढ़ना छोड़ करके कोई और काम कर लीजिए, याद रखे साथियों, वो दूसरे काम को मना कर देगा लेकिन उस कहानी को वो नहीं छोड़ पाएगा। तो दास्तान एक ऐसी कहानी होती है जिसको लत लग जाए फिर वो उस कहानी को छोड़ नहीं पाता है। आज हमारे बीच एक दास्तान है जिस दास्तान का नाम है बागो बहार। दास्तान का नाम है बागो बहार। इसी बागो बहार कहानी को आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों। तो बिना किसी इंतजार के हम अपने उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम इस टॉपिक के राइटर यानी कि मीर अमन देहलवी के बारे में जान लेते हैं, जो इस चैप्टर के राइटर हैं। इस चैप्टर के जो मुसन्निफ है वो मीर अमन देहलवी है। मीर अमन देहलवी ने इस चैप्टर को लिखा है साथियों। तो इस चैप्टर का नाम बागो बहार है, अभी आपने जाना। और ये बागो बहार एक दास्तान है, एक लंबी चौड़ी कहानी है। जिस तरह आपने अफसाना को पढ़ा था, अफसाना ये भी एक कहानी है, नॉवेल ये भी एक कहानी है और दास्तान ये भी एक कहानी है। लेकिन याद रखिए, दास्तान एक ऐसी लंबी चौड़ी कहानी जो खत्म ही न हो पाए, जिसका अंत पता न लग पाए, दास्तान वो चीज है साथियों। तो आज हम दास्तान पढ़ने वाले हैं। इस दास्तान के जो राइटर है पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। मीर अमन देहलवी का असल नाम मीर अमन है। असल नाम मीर अमन है और मीर अमन का तखल्लुस लुत्फ है। ये अपना तखल्लुस लुत्फ करते थे और तखल्लुस उस नाम को बोलते हैं जो शायर अपने शेरो शायरी के लास्ट लाइन में जो छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है, यूज करता है, हम उसको तखल्लुस कहते हैं। तो मीर अमन का जो तखल्लुस है साथियों वो लुत्फ है। मीर अमन की पैदाइश के बारे में अभी तक तो पता नहीं चल पाया है कि उनकी पैदाइश कब हुई थी। हाँ, इतना पता चल पाया है कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी। तो मीर अमन देहलवी की पैदाइश जो है ना दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई। नाजरीन, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में पैदा होने वाला मीर अमन देहलवी, इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आया, बहुत सारी परेशानियां आई। इनके घर भी लुट गए, बर्बाद हो गए। जैसे कि आपके वो 12वीं क्लास की जो किताब कहकशा, उसके अंदर जो किताब के अंदर दिया गया है, अहमद शाह अब्दाली की फौज के जरिए इनका घर भी लूट गया। अहमद शाह अब्दाली की फौज ने मीर अमन देहलवी के घर को लूट लिया, बर्बाद कर दिया।
अच्छा, और मुगलिया सल्तनत से अता करदा कुछ जागीर इनको मिली थी, कुछ जागीरें इनको मिली थी। सूरज मलजाट ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था, उसे जब्त कर लिया। तो गोया के इधर भी घर गया और कुछ बादशाह की तरफ से जो कुछ अता किए गए थे सूरज मलजाट के जरिए वो भी जब्त कर लिए गए। गोया कि ये बेसरो सामानी बेसहारे हो गए, न रहने का कोई खास ठिकाना, न जिंदगी गुजारने के कोई आशियाने, ये बिल्कुल बर्बादी के दहाने पे आ चुके थे। ऐसे आलम में हुआ ये कि मीर अमन देहलवी जो है ना, मुल्ला काजिम, मौलवी काजिम के जरिए, मीर मोहम्मद काजिम खान के जरिए किसी तरह से नहीं, मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी, मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के जरिए से जॉन गिलक्रिस्ट तक इनकी रसाई कराई और उन्होंने 4 मई 1801 को फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में ये मुलाजमत इख्तियार कर ली। मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के वसीले से जॉन गिलक्रिस्ट के पास पहुंचे और जॉन गिलक्रिस्ट के पास पहुंचे तो 4 मई 1801 को फोर्ट विलियम के हिंदुस्तानी शोबा में ये मुलाजमत इख्तियार कर लिए। कितने रुपए पे? 40 रुपए पे, फकत 40 रुपए पे मीर अमन देहलवी साहब ने 40 रुपए के तनख्वाह पे, मंथली 40 रुपए पे आप यहां मुलाजमत इख्तियार कर ली, मुलाजमत शुरू कर दी साथियों। और देख लेते हैं जब ये 1801 में मुलाजमत इख्तियार किए 440 रुपए पे और 1806 में इन्हें सुबुकदोश कर दिया गया, हटा दिया गया, पद से निकाल दिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो ये 1806 में सुबुकदोश हो गए। अब जब यहां की नौकरी इनकी गई, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे वाली मुलाजमत जब चली गई, सुबुकदोश हो गए, तो अब ये मारे मारे फिरने लगे। दिल्ली से कहां चले आए? दिल्ली से अजीमाबाद आए, अजीमाबाद से ये कहां पहुंचे थे? कलकत्ता पहुंचे थे। और इसी कलकत्ता में 4 मई को जॉन गिलक्रिस्ट के पास पहुंचे और ये नौकरी इनको लगी थी। दिल्ली से अजीमाबाद आए और अजीमाबाद के बाद ये डायरेक्ट कोलकाता आकर के सुकूनत इख्तियार कर ली। फिर यहां भी इनके साथ क्या मामला हुआ? 1806 में इनका यहां से भी ये सुबुकदोश हो जाते हैं। साथियों, मीर अमन देहलवी साहब ने तालीम कहां तक हासिल की थी ये कहीं पता नहीं लगता कि इन्होंने तालीम कहां तक हासिल की थी, लेकिन एक बात पक्की है कि मीर अमन देहलवी साहब फारसी के बहुत अच्छे जानकार थे। मीर अमन देहलवी फारसी के बहुत ज्यादा जानकार थे। क्यों? इसका पता इस तौर पे लगता है कि फारसी की एक मशहूर किताब है जिसका नाम है अखलाके मुहसिना। अखलाके मुहसिना, ये किताब फारसी में है। अखलाके मुहसिना ये फारसी की बहुत मशहूर किताब है। इसका तर्जमा मीर अमन देहलवी ने गंजे खूबी के नाम से किया था। ये फारसी की किताब का उर्दू तर्जमा इन्होंने किया। मीर अमन देहलवी ने, पता क्या चला, फारसी के इतने जानकार थे कि इस फारसी में लिखी हुई किताब को उर्दू जबान में, उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, उर्दू लैंग्वेज में बदल दिया। साथियों, यहीं तक बस नहीं, एक दास्तान है जिसका नाम है चहार दरवेश। चहार दरवेश जो एक दास्तान है 4 फकीर की, किस्से 4 दरवेश, इस किताब का भी उर्दू तर्जमा मीर अमन देहलवी ने ही किया।
तो गोया के दो फारसी की किताब का उर्दू में तर्जमा किया। इस बात से पता ये चलता है कि मीर अमन देहलवी फारसी के अच्छे खासे जानकार थे। साथियों और देख ले, किस्से चार दरवेश, चहार दरवेश, जिसका उर्दू में तर्जमा किया, ये बागो बहार नाम रखा गया। तो ये किसके ख्वाहिश पे? जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पे इन्होंने बागो बहार लिखा, और इस बागो बहार किताब ने मीर अमन देहलवी को जमीन से उठा करके आसमान पे पहुंचा दिया। शोहरत और मकबूलियत की असल वजह, फेमस होने की जो असल वजह है, ये बागो बहार किताब लिखना ही मीर अमन देहलवी का असल शोहरत और मकबूलियत की वजह है। साथियों और देख लेते हैं कि बागो बहार जो किताब इन्होंने लिखी, तो ये पहली मर्तबा बागो बहार 1801 में ये मुकम्मल हो चुकी थी। 1801 में इसे मुकम्मल कर दिया गया था। तो बागो बहार 1801 में इसका नाम पड़ा उर्दू में तर्जमा होने के बाद, लेकिन पहले चहार दरवेश इसका नाम था। पहली मर्तबा ये किताब 1804 में कलकत्ता छापाखाना से ये किताब प्रकाशित होती है, मार्केट में आती है। दूसरी तरफ देख लीजिए, इस किताब को जो 1801 में लिखी गई थी, तो 1802 में इसका क्या हुआ था? प्रूफ रीडिंग हुआ था। 1802 में इसी बागो बहार की प्रूफ रीडिंग, यानी कि इस पे नजरेसानी की गई कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं, कहीं पे कोई चीज दिक्कतें तो नहीं आ गई। हर किताब के साथ ऐसा होता है, हर किताब की प्रूफ रीडिंग होती है, कहां कमी है, कहां बेशी है। बहुत सारे अक्लमंद और दानिशवर लोग बैठते हैं और उस किताब को पढ़ते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि कमी बेशी तो नहीं रह गई। उसी चीज को, किसी किए हुए काम को देखना, परखना सही है या गलत है, इसी को नजरेसानी या प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। तो 1801 में जो किताब बागो बहार तैयार हुई, 1802 में इसकी प्रूफ रीडिंग हुई, और 1804 में कलकत्ता के छापाखाना से, हिंदुस्तानी छापाखाना से इसे प्रकाशित कर दिया गया। साथियों एक और काबिले गौर बात यह है कि इस किस्से चहार दरवेश को एक और शख्स ने इसका तर्जमा किया है। चहार दरवेश का तर्जमा एक और शख्स ने किया है, मीर मोहम्मद अता हुसैन खान तहसीनी। मीर मोहम्मद अता हुसैन खान तहसीन, इन्होंने जो तर्जमा किया, तो अपने किताब का क्या नाम रखा? नौ तर्जे मुरस्सा। इस चहार दरवेश के तर्जमा का नाम है नौ तर्जे मुरस्सा, यानी इस किताब को उर्दू में कन्वर्ट किया गया था। तो ये नौ तर्जे मुरस्सा जो नाम रखा गया, ये किन्होंने किया था? मीर मोहम्मद अता हुसैन ने इसका तर्जमा किया और इसका नाम नौ तर्जे मुरस्सा रखा, जो किताब का नाम पहले किस्से चहार दरवेश था। साथियों तो ये मीर अमन देहलवी के ताल्लुक से, और जो बागो बहार किताब है, इस किताब के ताल्लुक से कुछ ऐसे कंटेंट है जो कंटेंट बार बार आपसे पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार ये सारे कंटेंट आपसे पूछे जाते हैं। पिछले 10 सालों के आप क्वेश्चन उठा करके, प्रीवियस क्वेश्चन को आप उठा करके देख लेंगे, वो सारे में आपको यही कंटेंट मिलेंगे। इसलिए इन सारे कंटेंट को अच्छे से आप याद करेंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों तो आप मीर अमन देहलवी के ताल्लुक से आपने ये जानकारी हासिल की है। अब देख लेते हैं ये जो दास्तान है बागो बहार, ये इसमें इस दास्तान की कहानी क्या है। याद रखें, दास्तान के थोड़े से हिस्से को
इस दास्तान में 4 फकीर की कहानी बताई गई है। 4 फकीर, कितने फकीर हैं? 4 दरवेश हैं। 4 दरवेश हैं, यानी 4 फकीर है, सिर्फ एक दरवेश की कहानी बताई गई है। एक दरवेश की कहानी बताई गई है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तौर पे होती है। चीन माचीन नाम का एक मुल्क है जिसको आप मुल्क चीन बोलते हैं, उसी को चीन माचीन के नाम से इस किताब में याद किया गया है। चीन माचीन का एक बादशाह होता है, जिस बादशाह की उम्र अब खत्म होने वाली होती है, उसके इंतकाल का वक्त बिल्कुल करीब होता है। उसके पास सिर्फ एक ही बेटा होता है। वो एक बेटा होता है और वो भी अभी बचपने के आलम में होता है। उस बादशाह की मर्जी ये होती है कि अब तो मैं जाने वाला हूं और मेरा बेटा भी इस लायक नहीं है कि बादशाह बन सके। बादशाह बनने के लायक अभी मेरा बेटा नहीं है। उसके दिल में बात आई कि मेरा जो भाई है, मैं अपने भाई को ही इस राजगद्दी पे, इस कुर्सी पे बिठाता हूं, बादशाह बना देता हूं। इस शर्त के साथ उसे बादशाह बनाता हूं कि जब मेरा बेटा इस लायक, इस कुर्सी पे बैठने के लायक हो जाए तो ये गद्दी मेरे बेटे को मिल जाए, मेरे बेटे को बादशाह बना दिया जाए। भाई को बुलाया, भाई को ये सारी चीजें सौंप दी और शरायत रख दिए कि ये चंद महीने, चंद साल के लिए, चंद वर्षों के लिए ये आपके बीच है और कुछ ही साल के बाद ये मेरे बेटे को मिल जाना चाहिए। जिंदगी गुजरते गए, उस बादशाह का इंतकाल हुआ। उसके बाद उस कुर्सी पे उसका भाई बैठ गया। जब वो भाई उस कुर्सी पे बैठा और बादशाहत की कुर्सी पे बैठा और बादशाह के ऐसे इशरत को देखा, महसूस किया, अब उसकी नीयत खराब हो गई, लालच दिल में भर गए। तो मामला ये हुआ, इससे पहले कि वो चीज अपने भाई के बेटे को, भतीजे को लौटा दे, फौरन प्लान बनाना शुरू कर दिया कि इस रास्ते के भाई के बेटे जो है, ये रास्ते का कांटा बन रहा है, इस कांटे को हटा दिया जाए ताकि ये कुर्सी दूसरे तक, मेरे भतीजे तक न पहुंच पाए। वो योजना पे योजना बनाने लगे कि इसे खत्म कैसे किया जाए, इसे, इसका नामो निशान मिटा दिया जाए ताकि ये चीजें उसके पास न जा पाए और ये कुर्सी हमेशा के लिए हमारे पास मौजूद हो जाए। तो मामला कुछ इस तौर पे होता है कि वो योजना ये बनाता है कि मैं अपने भतीजे को मरवा देता हूं, अपने भतीजे को मरवा देता हूं। मरवाने की दुनिया से नामो निशान मिटाने की योजना बना ही रहा होता है कि एक उसका प्रिय नौकर, एक उसका जो खास खादिम था जिसका नाम मुबारक होता है, वो बादशाह को सलाह देता है कि गुस्ताखी माफ हो हुजूर, मेरे तरफ से एक मशवरा अगर आप कबूल करें तो मैं बोलूं। तो कहा आप बोलो। बादशाह का हुक्म हुआ। अब ये अपना मशवरा देता है, हुजूर आप इसको मार करके आप अपने दामन पे कत्ल का धब्बा न लगाइए, आप उसे ना मारिए, आप इसको इस हिसाब से मारिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। बताया कि क्या मामला होगा, क्या रास्ता होगा, फिर बताओ तुम ही। तो मुबारक ने बताया कि इस शहजादे को हम यहां से किसी वीरान जंगल की तरफ ले जाते हैं और उस जंगल में इसी किसी जानवर के हवाले कर देंगे ताकि जंगली जानवर इसे फाड़ करके खा जाए और इसका नाम और निशान मिट जाए और आप इस बात का एडवर्टाइज कर देंगे अपने बादशाहत में कि मेरा भतीजा जंगल की तरफ घूमने निकल गया, उसे जानवर ने खा लिया, फिर आपके ऊपर कत्ल का इल्जाम भी नहीं आएगा। मुबारक के इस मशवरे ने उसका दिल जीत लिया और कहा कि ठीक है, इसको ले जाकर के तुम ऐसे ही करो जैसा तुम चाहते हो। उस शहजादे को मुबारक लेकर के उस जंगल की तरफ जाता है और याद रखे ये मुबारक का रिश्ता कहीं ना कहीं इस शहजादे के वालिद से, शहजादे के बाप जो बादशाह मर गया है,
कहीं ना कहीं गहरा अटैचमेंट था, गहरा संबंध था, इसलिए वो बचाने के लिए उस शहजादे को वहां लेकर के जाता है और शहजादे को सारी कहानी बता देता है, अपने चचा की सारी बातों को वो बता देता है कि तेरे चचा तेरे साथ ये करना चाहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो तो यहां से तुम दूर भाग जाओ, मैं तुम्हारे बाप के एक दोस्त को जान रहा हूं जो तेरी मदद करेगा और तुझे ये सल्तनत वापस दिला देगा। नाज़रीन, वो मुबारक उस शहजादे को लेकर के जाने को सोचता है, उससे पहले बादशाह के पास जा रहा है, तो चूंकि वो जो बादशाह होता है जिसका नाम है मलिक सादिक नाम का बादशाह होता है, ये एक जिन है, जिनों का सरदार है, तो जिन बादशाह के पास, जिन्नात बादशाह के पास जाने के लिए बाजार से कुछ सामान खरीदता है और खरीदने के बाद उस शहजादे को ले जाता है उस रास्ते पे जिस रास्ते पे मलिक सादिक से मुलाकात होगी। लगभग कई महीने गुजर जाने के बाद वो वहां पहुंचा तो मुबारक ने बताया कि यही वो मोहल्लात है जिस मोहल्लात में तुम्हें आने थे, यही वो जगह है जहां पे मलिक सादिक से तेरी मुलाकात होगी, ये बंगले देखो। लेकिन मामला ये था कि उस शहजादे को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। फिर मुबारक ने उस शहजादे के आंख में सुलेमानी सुरमे लगाई, फिर उसके आंख की रोशनी इस कदर बढ़ गई कि उस लड़के को जो अभी तक कुछ नहीं दिख रहा था, वो जिन्नात के सारे मोहल्लात देखने को मिल जाते हैं, सारे मोहल्लात को वो समझने लगा है, सारे मोहल्लात को अच्छी तरह से देखने लगा है। फिर जब वो देखता है, देखने के बाद मुबारक कहता है कि तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर के मलिक सादिक से इजाजत लेकर के आता हूं। वो जाता है इजाजत लेने, उसे इस शर्त पे इजाजत मिल जाती है कि उस लड़के की मदद मैं कर दूंगा, उसकी जो भी डिमांड है सारे डिमांड को मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वो मेरा एक काम कर देता है तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। कहा हुजूर जो आपका काम होगा वो शहजादा आपको वो काम कर देगा। ये आता कहता है कि ऐ शहजादे तुम्हारा काम हो सकता है लेकिन बादशाह का एक काम तुम कर दो, बादशाह का एक काम है अगर तुम कर देते हो तो तेरी वो मदद कर देंगे, और चूंकि वो तेरे बाप के दोस्त है वो कर देंगे, लेकिन बादशाह का एक काम है तुझे करना पड़ेगा। शहजादे ने कहा कि कोई भी कामों में करने को तैयार हूं। बादशाह के करीब ले जाया जाता है। बादशाह ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला जिस लिफाफे में बहुत ही खूबसूरत लड़की की एक तस्वीर होती है। बादशाह उसे देता है और कहता है कि इस लड़की को तुम जहां से भी हो ढूंढ करके ला करके सही सलामत इस अमानत को मेरे हवाले कर देते हो तो तेरी मदद मैं करूंगा, तेरी हर ख्वाहिश की तकमील मैं कर दूंगा। साथियों, बादशाह की तरफ से उस शहजादे को बेशुमार पैसे मिलते, बेशुमार अशरफिया मिलती है और उसे वो फोटो दिया जाता, कहता है कि अब इस लड़की को तुम तलाश करके ले आओ। अब वो शहजादा और मुबारक ये दोनों लोग उस लड़की की तलाश में घूमते रहते, शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, चप्पा चप्पा ढूंढते थे, जंगल बयाबान हर जगह ढूंढते ढूंढते तकरीबन 7 या 8 साल का अरसा गुजर जाता है। घूमते घूमते एक शहर में पहुंचते हैं, जिस शहर में शाम का वक्त था। उसने देखा कि एक भिखारी है, अंधा भिखारी है, वो भीख मांग रहा है लेकिन कोई उसे भीख दे नहीं रहा है, उसके झोली में कुछ भी नहीं है। इस शहजादे को देख करके रहम आता है। शहजादा एक अशरफी निकालता है और उस अंधे आदमी की झोली में डाल देता है। वो अंधा आदमी उस अशरफी को हाथ में पकड़ता है, उसे एहसास हो जाता है कि ये किसने मदद की है, ये कोई आम नहीं हो सकता, ये बहुत ही खास हो सकता। कहा बाबू आज तक मेरी इस तरह की इतनी मदद किसी ने नहीं की, तुम लग रहे हो कि कहीं और किसी और देश के हो, कहीं और के हो कि तुमने मेरी मदद की है। साथियों, तो शहजादे ने वो दिया, कहा कि हम एक बहुत अहम काम पे निकले हैं और आपको देखा तो मैंने ये दे दी। शाम हो गई थी, वो शख्स उस अशरफी को लेता है और अपने घर की तरफ चल बसता है।
ये शहजादा मुबारक के साथ भी पीछे पीछे हो लेता है। वो शख्स अपने घर की तरफ धीरे धीरे खरामा खरामा चला जा रहा। जब वो अपने घर पहुंचा और अपनी बेटी को आवाज देता है तो उसकी बेटी नजर के सामने आती है। शहजादा और मुबारक ये दोनों भी वहीं पे खड़े होते हैं। लड़की की चेहरे को देखते हैं। लड़की इतनी बड़ा की खूबसूरत थी। उस लड़की को देखते हैं, ये देखता है, शहजादा बेहोश हो जाता है और बेहोशी से जब होश में आता है, अपने जेब से वो लिफाफा निकालता है और उस तस्वीर को देखता और लड़की को देखता है तो ये समझ जाता है कि जिस लड़की की तलाश में हम थे, ये लड़की वही है। ये लड़की वही है जिस लड़की के हम तलाश में हैं। लेकिन ये शहजादा जैसे ही उस लड़की को देखता है, इसकी नीयत बदल जाती है, इसकी नीयत खराब हो जाती है। अब वो शख्स रात में रुकने की इजाजत मांगता है। इजाजत मांगने के बाद उस अंधे फकीर से कहता है कि वो फकीर, आपकी बेटी शादी के लायक है, क्या आप इसकी शादी करेंगे? अगर आप नाराज ना हो तो मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं, इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। साथियों, जब ये बात कहता है, अंधा फकीर राजी हो जाता है ये सोच करके कि कभी ना कभी तो शादी करनी है, ये रिश्ता मिल रहा है, ये लड़का खुद तैयार है शादी करने को, तो शादी कर ही देता हूं। अब शादी की तैयारी होने लगती है। इसके बाद क्या होता है, शादी होती है या शादी नहीं होती है, इसके आगे कहानी कुछ भी नहीं बताया गया है। आपकी जो दास्तान है, इस दास्तान में सिर्फ इतनी ही बात बताई गई है कि लड़के ने लड़की को देखा और उस गार्जियन से यानी उस अंधे फकीर से शादी के बारे में कहता है और वो राजी भी हो जाता है। शादी की तैयारी होने लगती है। उम्मीद करता हूं साथियों ये कहानी भी आपको पसंद आया होगा, ये कंटेंट भी जो आपको दिया गया ये भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई है और बात पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। साथियों, लगे हाथ हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। जो शॉर्ट आंसर हमारे किताब में दर्ज है हम उसे देख लेते हैं। साथियों, पहला सवाल पूछा जा रहा है कि बागो बहार का ताल्लुक किस सन से है? तो बागो बहार का ताल्लुक अभी आपको बताया गया दास्तान से है। बागो बहार किसकी तसनीफ है? मीर अमन देहलवी की है। बागो बहार कहां लिखी गई? फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। चौथा सवाल है, बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? तो वो किस्सा चार दरवेश का तर्जमा है। पांचवा सवाल है, बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपए का इनाम मिला था? तो बागो बहार किताब लिखने पे मुसन्निफ को 500 रुपए मिले थे। बागो बहार की सन्ने इशाअत यानी प्रकाशित होने का कौन सा साल है? तो बागो बहार जो प्रकाशित हुआ था 1804 में प्रकाशित हुआ था। बागो बहार में कितने दरवेशों के वाकयात को बयान किया गया है? तो बागो बहार में 4 दरवेश के कहानी को बयान किया गया है। अच्छे, सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि किसकी ख्वाहिश पे मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की? जवाब है जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पे बागो बहार का तर्जमा हुआ। सवाल नंबर 9 है कि इस इक्तबास में किन किन मुल्कों का जिक्र है? ये जो दास्तान अभी बताया गया, ये जो इक्तबास है, जो भी बातें बताई गई, इसमें कितने मुल्कों का जिक्र है? तो इसमें चीन, माचीन और हिंदुस्तान, यही 2 मुल्क है। सवाल नंबर 10 है, शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता है? तो शहजादे और मलिक सादिक के दरमियान दोस्ती का रिश्ता है। शहजादा फकीर को कितनी अशरफिया देता है? 1 अशरफी देता। अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? अंधे फकीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था।
साथियों, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने आपको कराए। इन सारे चैप्टर का जो अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लास्ट में आपको कराया जाएगा। आप घबराएंगे नहीं। जो कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, पहले आप उन कंटेंट की तैयारी कीजिए, क्वेश्चन आंसर आपको बता दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतने ही। जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं साथियों, एक गुजारिश है कि जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़ जाए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को साथ ही साथ दबा दे, ताकि होगा क्या कि इससे हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें समझ में आई होगी। आपसे इजाजत चाहते हैं आज के वीडियो में। खुदा हाफिज। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।